दोस्तों, पिछले 11 सालों से भारत की राजनीति में एक अघोषित नियम चल रहा था, चाहे कुछ भी हो जाए मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। देश ने बड़े बड़े रेल हादसे देखे, पुलों को गिरते देखा, महीनों लंबे किसान आंदोलन देखे और जंतर मंतर पर चैंपियन बेटियों के आंसू देखे। लेकिन हर बार जवाबदेही किसी अफसर या सिस्टम पर डाल दी गई। कुर्सी से किसी ने समझौता नहीं किया। लेकिन 25 जुलाई 2026 को कुछ ऐसा हुआ जिसने एक दशक पुरानी इस राजनीति को पलट कर रख दिया। नीट पेपर लीक और लाखों छात्रों के सड़क पर उतरने के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना पद छोड़ना पड़ा। ऊपर से देखने पर यह देश के युवाओं की बहुत बड़ी जीत लगती है, लेकिन राजनीति के शतरंज में जो चालें दिखती हैं, असली खेल अक्सर उससे बहुत अलग होता है। क्या यह वाकई छात्रों के आगे सरकार का सरेंडर है, या फिर विपक्ष से मुद्दा छीनने और डिक्टेटर यानी तानाशाह वाले नैरेटिव को खत्म करने के लिए चली गई एक सोची समझी चाल है? आज हम इस इस्तीफे की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस सच की बात करेंगे कि कैसे 6 करोड़ बच्चों का भविष्य एक ऐसे सिस्टम के हवाले है जिसमें सिर्फ 24 पक्के कर्मचारी हैं। वीडियो को बिना स्किप के देखेगा, क्योंकि असली कहानी इस्तीफे के बाद शुरू होती है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर और आप देख रहे हैं प्रखर इनसाइट्स। दोस्तों, सबसे पहले समझना यह जरूरी है कि जो काम बड़े बड़े विपक्षी नेता और महीनों लंबे आंदोलन नहीं कर पाए, वो इन छात्रों ने 36 दिन में कैसे कर दिया। इसका सीधा जवाब है, इस आंदोलन का कोई चेहरा नहीं था। जब सरकार के सामने कोई राजनीतिक दल होता है तो उससे निपटना आसान होता है। सरकार पुराने हथियारों का इस्तेमाल करती है, उन्हें आंदोलनजीवी कह देती है, विदेशी फंडिंग का आरोप लगाती है या टुकड़े टुकड़े गैंग बता देती है। लेकिन यहाँ सामने कौन था? वो बच्चे जिन्हें अक्सर ताने मिलते हैं कि सिर्फ रील बनाने वाली पीढ़ी है। इन बच्चों ने काकरोच जैसी गालियों को ही अपना मेडल बना लिया। ये हर राज्य, हर जाति, हर वर्ग के बच्चे थे। इनमें उन लोगों के बच्चे भी शामिल थे जो खुद सत्ताधारी पार्टी को वोट देते हैं। सरकार के पास इनसे लड़ने के लिए कोई पॉलिटिकल टूल किट नहीं बची थी। हालांकि ये बात भी सही है कि उसमें सिर्फ छात्र नहीं थे, छात्र के अलावा भी कई लोग थे। कुछ राजनीतिक पार्टियों का भी सपोर्ट रहा है, कुछ अन्य दल रहे हैं जिन्हें बताया जा रहा है कि हिंसा करने वाले जो थे, मारपीट करने वाले जो थे, वो छात्र नहीं थे, वो और लोग थे। अब जरा उस चिट्ठी पर गौर करते हैं जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने जाते जाते लिखी। अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें कोई पछतावा था तो आप गलत हैं। 22 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, लेकिन उस 2 पन्ने की चिट्ठी में एक बार भी सॉरी या माफी का जिक्र नहीं है। अपनी जिम्मेदारी लेने के बजाय चिट्ठी में यह लिखा गया कि इस स्थिति का फायदा राष्ट्र विरोधी ताकतें न उठा लें, यानी इस्तीफा देते वक्त भी नैरेटिव सेट करने की कोशिश जारी रही। ये इस्तीफा कम और 40 साल के राजनीतिक करियर का कवर लेटर ज्यादा लग रहा था। भले ही यह रणनीतिक फैसला हो, लेकिन इससे सरकार के उस मजबूत किले में दरारें जरूर आई हैं। 2015 में राजनाथ सिंह ने कहा था कि एनडीए में इस्तीफे नहीं होते। 11 साल बाद यह बात गलत साबित हुई है। देश को यह संदेश गया है कि अगर शांतिपूर्ण और सही तरीके से दबाव बनाया जाए तो सरकार को भी पीछे हटना पड़ता है। अब कैबिनेट के हर मंत्री को यह समझ में आ गया है कि अगर उनका मंत्रालय विवादों में घिरा तो पार्टी अपना बचाव करेगी, मंत्री का नहीं। अब तक लोग मुआवजे या कानूनी वापसी की मांग करते थे। इस घटना ने एक नई मिसाल कायम कर दी है कि अगर गलती बड़ी है तो सीधे मंत्री का इस्तीफा मांगा जा सकता है और सरकार को देना भी पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने दिया है और ये साबित हुआ कि सरकारें इस्तीफा दे सकती हैं। अगर लाठीचार्ज होने से पहले इस्तीफा हो जाता तो यह सरकार की संवेदनशीलता मानी जाती है, लेकिन लाठीचार्ज और कोर्ट कचहरी के बाद आया इस्तीफा सरकार का बैकफुट पर माना जा रहा है। यहाँ तक तो लगता है कि सरकार हार गई, लेकिन इसी हार में सरकार ने अपना एक बहुत बड़ा फायदा भी ढूंढ निकाला। पिछले 10 सालों में विपक्ष एक ही रट लगाए हुए था, पीएम मोदी तानाशाह हैं, वो किसी की नहीं सुनते। लेकिन इस इस्तीफे के बाद सरकार ने यह नैरेटिव पलट दिया। पीएम मोदी का इंस्टाग्राम पर आना, हेलो फ्रेंड्स कहकर युवाओं से सीधी बात करना, ये सब एक परसेप्शन बिल्डिंग का हिस्सा था। अब सत्ता पक्ष आराम से कह सकता है कि देखो, हम तानाशाह नहीं हैं, हम अपने बच्चों के लिए अपनी जिद छोड़ सकते हैं। इस एक फैसले से सरकार ने न सिर्फ संसद के मानसून सत्र को बचा लिया, बल्कि विपक्ष के हाथ से सबसे बड़ा मुद्दा भी छीन लिया। अब अगर कोई भी उन्हें तानाशाह कहेगा तो हर आदमी कह देगा कि तानाशाह कैसे, उन्होंने पीछे हटा है, उन्होंने इस्तीफा लिया है, वो झुके हैं। तो तानाशाह वाला टैग खत्म हो गया। मंत्री की कुर्सी खाली हो गई, राजनीति भी हो गई। लेकिन अब आते हैं उस सच पर जो आपको डरा देगा। क्या आप जानते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए, जो नीट से लेकर जेईई और यूजीसी नेट जैसी देश की सबसे बड़ी परीक्षाएं कराती है, उसका असली ढांचा क्या है? 2018 से अब तक 270 से ज्यादा परीक्षाओं में लगभग 6 करोड़ बच्चों ने एनटीए के फॉर्म भरे हैं।
लेकिन राज्यसभा में सरकार द्वारा दिया गया आंकड़ों के मुताबिक इस एजेंसी में परमानेंट यानी पक्के कर्मचारी सिर्फ और सिर्फ 24 है। जी हाँ, 6 करोड़ बच्चों का भविष्य सिर्फ 24 लोगों के भरोसे है। बाकी का पूरा सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट यानी ठेके पर और आउटसोर्सिंग पर चल रहा है। जब पेपर सेट करने से लेकर प्रिंटिंग और सेंटर मैनेजमेंट तक सब कुछ प्राइवेट ठेकेदारों के हाथों में होगा तो पेपर लीक कैसे नहीं होगा। एक मंत्री को हटा देने से इस आउटसोर्सिंग की बीमारी का इलाज नहीं हो सकता है। इतिहास गवाह है कि भारत में इस्तीफा किसी नेता का दी एंड नहीं होता। यह सिर्फ एक अल्प विराम यानी छोटा सा ब्रेक होता है। असली बदलाव तब आएगा जब नए शिक्षा मंत्री एनटीए के इस खोखले ढांचे को बदलेंगे और इन 24 कर्मचारियों की जगह एक पारदर्शी और जवाबदेह सिस्टम तैयार करेंगे। छात्रों ने अपनी ताकत दिखा दी है, लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। आपका इस पूरी राजनीति पर क्या सोचना है, कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को सिर्फ लाइक ना करें बल्कि उस व्यक्ति तक शेयर करें जो इस देश के सिस्टम को समझना चाहता है।